नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। रेलवे स्टेशनों में शुरू हुआ पीएम जन औषधि केंद्र, मोदी ने किया वर्चुअल शुभारंभ, रेल यात्रियों को मिलेगी राहत। किसानों के बीच पहुंचे कलेक्टर, खेत में काटा धान, गिरदावरी की ली धरातल जानकारी। प्रशासन ने हटाया टेंट तो कर्मचारियों ने छाता लगाकर किया प्रदर्शन, आंदोलन का दिखा अनोखा रूप। और आईपीएस जीपी सिंह को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, तीनों मामलों में सबूत का अभाव। तो ये थी आज की तमाम हेडलाइंस। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा दौरे के दौरान 12,100 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। इस अवसर पर उन्होंने देश भर के अलग अलग 18 रेलवे स्टेशनों में नवनिर्मित प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। इसका पीएम ने वर्चुअल उद्घाटन किया। केंद्र के खुल जाने से यात्रियों और आम लोगों को सस्ते दर पर गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाइयां उपलब्ध होंगी। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के बाहर कोच रेस्टोरेंट के ठीक सामने निर्मित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। यहां आयोजित कार्यक्रम में रेलवे के प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों और रेलवे क्षेत्र और आम शहरियों को भी इस केंद्र के खुल जाने से गुणवत्तापूर्ण दवाइयां और अन्य उपभोग की वस्तुएं आसानी से कम कीमत पर उपलब्ध हो जाएंगी। आज बिहार समेत पूरा देश विकास के बड़े बड़े लक्ष्यों को पूरा होते देख रहा है। जिन सुविधाओं, परियोजनाओं की पहले सिर्फ चर्चा होती थी, आज वो वास्तविकता बनकर जमीन पर उतर रही है। हम विकसित भारत की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम इसके साक्षी बन रहे हैं और इसे पूरा करने में अपना योगदान भी दे रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार देश की सेवा के लिए, लोगों के कल्याण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है। सेवा की इसी भावना से यहां विकास से जुड़े 12,000 करोड़ रुपए के एक ही कार्यक्रम में 12,000 करोड़ रुपए का अलग अलग प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस प्रकार से एक नए एम्स की दरभंगा बिहार को दिया है, आज एम्स की समझ सब लोगों को आ रही कि उसके महत्व क्या है। और छत्तीसगढ़ में भी हम लोग चाहते हैं कि यहाँ भी आने वाले समय में इसी प्रकार से एम्स के तर्ज पर एक अस्पताल छत्तीसगढ़ को मिलना चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार से इलाज की सुविधा, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड देना, 70 साल के प्लस वालों को उनके अलग से कार्ड बनवाना और दवाई उनको सस्ती दर पर मिल सके, इसके लिए जन औषधि केंद्र जेनरिक दवाई सहजता के साथ में लोगों को उपलब्ध हो, इसलिए आज हमारे रेलवे एरिया में नया केंद्र की स्थापना की गई है और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका वर्चुअल लोकार्पण किया गया है।
मैं क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई देता हूं कि इस जन औषधि केंद्र से आपके नज़दीक में है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ उठाएं और सस्ती दवा आपको समय पर उपलब्ध हो सके, इसके लिए केंद्र खोली गई है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ लें। मैं आप सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। दुर्ग से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एशिया के सबसे बड़े स्टील प्लांट भिलाई स्टील संयंत्र में ब्लास्ट फर्नेस में गैस रिसा हुआ है। आपको बता दें कि जिसकी चपेट में आने से 3 मजदूर घायल हो गए हैं और उन तीनों मजदूरों की हालत भी काफी गंभीर बताई जा रही है। मजदूरों को तत्काल सेल के सेक्टर 9 हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि बीएसपी का ब्लास्ट फर्नेस 6 में कैपिटर रिपेयर चल रहा था और इसको चालू करने के पहले ही फर्नेस का स्टोव हीट हो गया और आपको बता दें कि स्टोव नंबर 18 में गैस रिसाव होने लगा, जिससे 3 मजदूर मोहम्मद मिराज, हरिचरण और मोहनलाल गुप्ता बुरी तरह से घायल हो गए हैं। तखतपुर नगर पालिका द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी तन्मय खन्ना ने आवास से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए हेल्पलाइन नंबर 8319296215 जारी किया है। यदि किसी लाभार्थी का आवास निर्माण पूर्ण हो चुका है लेकिन जियो टैगिंग नहीं हुई है या जियो टैगिंग के बाद भी भुगतान लंबित है, तो वे इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिन हितग्राहियों के खातों में आवास निर्माण हेतु धनराशि स्थानांतरित की जा चुकी है, उन्हें आवास निर्माण कार्य 31 दिसंबर 2024 से पूर्व पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। यदि इस समय सीमा तक कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो आवास योजना का लाभ निरस्त कर दिया जाएगा और धनराशि की वसूली भी की जाएगी। इस प्रक्रिया की पूरी जिम्मेदारी हितग्राहियों को होगी। आपको बता दें कि ये कदम आवास योजना को समय पर पूरा करने एवं पात्र हितग्राहियों को समय पर सुविधाएं प्राप्त करने के लिए उठाया गया है। संबंध में हमने एक नया हेल्पलाइन अभी जारी किया है। इस हेल्पलाइन का काम सिर्फ इतना है कि हम लगातार हितग्राहियों के अकाउंट्स में पैसे जारी कर रहे हैं अलग अलग किस्त के। तो अगर आपके खाते में पैसे आते हैं तो आप जल्द से जल्द काम आगे बढ़ाइए और काम आगे बढ़ाकर अगर जियो टैग पेंडिंग है तो आप इस नंबर पे फ़ोन किए, हम जल्द से जल्द जियो टैग करेंगे। अगर आपका अगली जगह पहुंच चुका है अगले स्टेज पे तो आप इस नंबर पे फ़ोन करें, हम आपको अगली किस्त जल्द से जल्द जारी करेंगे। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि 31 दिसंबर से पहले सारे हितग्राहियों को अपना घर पूर्ण करना है, उसके बाद की राशि देना हमारे हाथ में नहीं होगी और अगर तब तक पूर्ण नहीं होता है तो फिर आगे की कार्रवाई और प्रक्रिया हमें वसूली की शुरू करनी पड़ेगी। इसलिए 31 दिसंबर तक अपने हितग्राही घर कंप्लीट करें और अगर कोई भी राशि पेंडिंग है, कोई भी जियो टैग पेंडिंग है तो हमें हेल्पलाइन पे फोन करें और हम जल्द से जल्द उसे ठीक। नगर निगम अतिक्रमण शाखा ने बुधवार को शहर में अभियान चलाकर जहां एक और पान दुकान को सील कर दिया है तो वहीं कई ठेले खोमचे पर जब्ती कार्यवाही की गई है। लगातार गंदगी और यातायात बाधित की शिकायत इन क्षेत्रों से मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्यवाही की गई है। नगर निगम के द्वारा शहर में अतिक्रमण के साथ यातायात को सुगम रखने के लिए व्यवस्था बनाने की निरंतर कोशिश की जाती है। यही वजह है कि नगर निगम का अतिक्रमण शाखा प्रतिदिन शहर में यातायात बाधित कर अवैध रूप से ठेले खोमचे लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं देर रात तक दुकानों का संचालन सहित सड़क पर गंदगी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को नगर निगम की अतिक्रमण शाखा ने श्रीकांत वर्मा मार्ग रामा मैग्नेटो मॉल के पास स्थित साइन पान दुकान को गंदगी फैलाने के मामले में दुकान को सील कर दिया। दरअसल नगर निगम के द्वारा पहले भी दुकानदार को गंदगी न फैलाने को लेकर नोटिस जारी किया गया था, जिसके लिए 2 बार उसकी दुकान सील भी कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी दुकानदार के द्वारा मामले में गंभीरता नहीं लेने पर बुधवार को एक बार फिर से नगर निगम के अतिक्रमण विभाग के द्वारा इस दुकान को सील किया गया है। माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से उसको पूर्व में समझाई दिए, कचरा वगैरह डाल देता है, तो साहब ने जो माना बीच में करवाया था, उसके बाद भी नहीं माना तो आज साहब ने आदेश सील करने के दिए। ये दूसरी तीसरी बार हुआ है क्या? ये उसके बाद तीसरी बार सील किया गया है। लगातार वो अनदेखी कर रहा है, कोई आगे ठोस नहीं, वो कचरा डाले वगैरह मानता नहीं है और फिर जब स्टाफ जाते हैं समझाते हैं तो दादागिरी करता है। आज भी सील की कार्रवाई की? आज भी सील कर। अब कुछ जुर्माना होगा या पूरे परमानेंट? अब जो माननीय कमिश्नर साहब जैसे आदेश करेंगे उसके बाद उसका पालन किया जाएगा। अन्य स्थानों पर भी आज आपने अभियान आज ये जेल रोड पे नारियल ठेले वाले कचरा डालते रहते हैं और कई बार स्वास्थ्य टीम जाके इनके ऊपर जुर्माना करी, मैं ये लोग नहीं मान रहे। इसके बाद साहब ने आज आदेश जब्ती का किया
और मगर बारपुर चौक से तैयो चौक तक कार्रवाई की। हालांकि इसके अलावा नगर निगम अतिक्रमण शाखा ने जेल रोड और बृहस्पति बाजार में भी अभियान चलाकर कई ठेले खुमचे वाले पर जब्ती कार्यवाही की है, जिससे मार्ग पर आवागमन बेहतर हो सके और जाम की समस्या से राहगीरों को निजात मिल सके। इसके अलावा नगर निगम के द्वारा स्वच्छता अभियान के दृष्टिकोण से भी इन सभी ठेले वालों पर कार्रवाई की गई है, क्योंकि जिन जगहों पर ये ठेले लगते हैं वहां गंदगी का भी अंबार बना रहता है, जिसके मद्देनजर नगर निगम के द्वारा ये कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रखने की बात कही जा रही है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज बिलासपुर। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. बलौदा बाजार वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम, सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने चांदी एवं हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राज्य सरकार के निर्देश पर इन दिनों ग्रामीण इलाकों में गिरदावरी सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। खेतों में खड़ी फसल की स्थिति, किसानों की परेशानी सहित अन्य बातों की जानकारी लेने खुद कलेक्टर अन्नदाताओं के पास पहुंच रहे हैं। बिलासपुर के जुझारू और संवेदनशील कलेक्टर लगातार न सिर्फ योजनाओं की हकीकत को मौके पर जाकर देखते हैं, बल्कि इन किसानों ग्रामीणों की वास्तविक स्थिति से भी अवगत करते हैं। किसानों के पास कितनी मुश्किलों के बाद अन्न पहुंचता है, इसे भी वे अच्छी तरह से समझते हैं। यही कारण है कि अवनीश शरण अपने शासकीय अवकाश को भी दौरे और लोगों की समस्याओं के समाधान में लगाए रहते हैं। रविवार को उन्होंने बेलतरा तहसील के आधा दर्जन से ज्यादा गांवों का दौरा किया। आपको बता दें कि कलेक्टर ने खेतों में उतरकर गिरदावरी का सत्यापन भी किया। भरवीडीह, गड़वट, अकलतरी जैसे गांवों में जाकर खेतों की मेड़ खेत में लेकर खलिहान तक की उन्होंने चिंता की। उस किसान और मजदूर का भी अनुभव किया जो सुबह से लेकर शाम तक हंसिया लेकर 2 वक्त के अनाज का इंतजाम करता है। जी हाँ, युवा कलेक्टर के इस तौर तरीके को देखकर समझा जा सकता है कि उन्हें जिले के लोगों की कितनी चिंता है। इसी बहाने शासन की योजनाओं का भी धरातल पर जाकर ऑडिट हो जाता है। जिस खेत खलियान में जाने से नीचे का अमला कतराता है, उस जगह पर जाकर कलेक्टर ने अपने अधीनस्थों को साफ साफ ये संदेश दिया है कि योजनाओं की हकीकत धरातल पर जाने से ही समझ आती है। एसी के कमरों में बैठकर किसी भी योजना का आकलन या खाका खींचना सिर्फ शासन को गुमराह करना होता है, बल्कि इनसे सारी स्कीमें तैयार हो जाती है, उन्हें ही इससे वंचित किया जाता है। उम्मीद है कि कलेक्टर के इस रुख को अन्य अधिकारी समझ गए होंगे और आम जनता के पास पहुंचकर ही योजनाओं का लाभ उन्हें सही तरीके से दिया जा सकता है, ये भी स्वीकार कर रहे होंगे। बिलासपुर पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वर्ष का अंत होने जा रहा है। जितने भी इस वर्ष के और पूर्ण वर्षों में जो भी तमाम पेंडिंग केसेस हों, चाहे वो अपराध हो, शिकायत हो, चालान अथवा मर्ग के हो, उनका जल्द से जल्द निराकरण करें और अभियान चलाकर निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि सभी थानों को मॉनिटरिंग भी की जा रही है कि कितने पेंडिंग केसेस हैं और उनका निराकरण किया जा रहा है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो है सभी थाना प्रभारियों को, सभी राजपत्रित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। वर्ष का अंत हो रहा है तो इसमें जो भी लंबित मामले हैं, पूर्व वर्षों के भी लंबित जो अपराध, शिकायत, मर्ग, चालान जो लंबित हैं, उनका शीघ्र निराकरण करें। शीघ्र जो है लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई करें और प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है कि कितने
अपराधों का निराकरण हो रहा है, कितने चालान पेश हो रहे हैं, और वर्ष के अंत तक सभी प्रकरणों के निराकरण का लक्ष्य रखा। कलेक्टर अवनीश शरण ने बेलतरा तहसील के कई ग्रामों का सघन दौरा किया है। शासकीय योजनाओं का फील्ड स्तर पर क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है, ये देखने निकले थे। कलेक्टर खैरखुंडी गांव के प्राइमरी और मिडिल स्कूल पहुंचे। उन्होंने यहां के बच्चों से चर्चा कर उनको मार्गदर्शन दिया। बच्चों को भूगोल का पाठ भी पढ़ाया। उन्होंने बच्चों से पूछा कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है और 17 का पहाड़ा भी पूछ लिया। बच्चों का मुंह मीठा कराने के बाद कलेक्टर ने मध्याह्न भोजन कक्ष में जाकर भोजन की गुणवत्ता भी परखी। बच्चों से मध्याह्न भोजन के विषय में जानकारी ली। आपको बता दें कि प्राइमरी स्कूल को तत्काल नए भवन में शिफ्ट करने को भी कहा गया है। सरकंडा मुक्तिधाम स्थित पंडित राम दुलारे दुबे शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल शाला समय में विद्यालय परिसर में 12वीं क्लास के दो बच्चों के बीच जमकर बहस हो गई। मामला खून खराबा और गैंगवार तक पहुंच गया। दोनों बच्चे स्कूल के 12वीं कक्षा के छात्र हैं और स्कूल की छुट्टी होने के बाद दोनों अपने घरों के लिए निकले थे। बताया जा रहा है कि एक छात्र जिसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं और दूसरे लड़के ने अपने हाथ में मौजूद कड़े से इस कदर उसे मारा है कि उसका सिर फट गया और खून बहने लगा। बताया ये भी जा रहा है कि दोनों के बीच स्कूल में किसी बात को लेकर बहस हो गई थी और दूसरे छात्र ने कुछ लड़कों को स्कूल के बाहर बुला लिया। इसके बाद ये गैंगवार की स्थिति निर्मित हुई। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि अचानक हुई इस घटना से स्कूल प्रबंधन भी हैरान है। हालांकि मारपीट की घटना के बाद स्कूल प्रबंधन ने दोनों बच्चों के अभिभावकों को स्कूल में बुलाकर पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी और आगे से ऐसा न करने की हिदायत भी दी है। नहीं, स्कूल कैंपस से बाहर लगभग 5:30 बजे ये हिमक्रीम कुल्फी वाली जगह है, वहाँ पर बच्चे स्कूल से लौट रहे होंगे तब हुई है। इसका स्कूल से लेना देना नहीं है। लेके आइए, ये सब बेबुनियाद बातें हैं जो बालक सरकंडा स्कूल को बदनाम करने की साजिश पिछले 1 वर्ष से चल रही है। यहीं के कुछ कतिपय लोगों के द्वारा ये साजिश की जा रही है। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, बेहतरीन परीक्षा परिणाम इस स्कूल का और मुझे इस स्कूल से बहुत प्यार है और हमेशा रहेगा। पर ये कुछ लोगों की साजिश चल रही है बालक सरकंडा को बदनाम करने के लिए, जो निराधार है। कुछ जो आपस में मारपीट किए हैं उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी थी। तो वो शनिवार के बाद से एक बच्चा सोमवार को आया था और कुछ लिखित में दिया, देख लीजिए। केवल 2 लाइन लिखा है कि मेरे को मारा है करके, जिसको कोई आवेदन नहीं मानते हैं हम। और हम उनके व्यक्तिगत रूप से उनके पालकों को भी बुलाएं जो अभी तक कहीं नहीं आए हैं और नहीं तो कोई इस प्रकार की घटना हमारे स्कूल में आई है। ये सिर्फ स्कूल को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. बलौदा बाजार वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम, सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने चांदी एवं हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय में हो रहे वेतन की समस्या को लेकर नगरीय निकाय के कर्मचारी नवनियुक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले आज दूसरे दिन अनोखा प्रदर्शन करने लगे, जहां वे सभी छाता लेकर अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। संघ के प्रवक्ता ने बताया कि जब वे टेंट लगाकर विरोध जता रहे थे तब उनके टेंट को शासन ने उखाड़ दिया और कुर्सियों को हटवा दिया, जिसके बाद ये कर्मचारी छाता लेकर जमीन पर बैठकर आंदोलन का संचालन कर रहे हैं। कई निकायों के कर्मचारी को 3 से अधिक माह का वेतन नहीं दिया गया है, जिससे इनको काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है।
आपको बता दें कि नगरीय निकाय के ये आंदोलनरत कर्मचारी अपनी मांगों जैसे दैनिक वेतन भोगियों को नियमितीकरण करने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने, समय पर वेतन देने, 12 वर्ष पूर्ण कर चुके कर्मचारियों का संभाग स्तर पर पदोन्नति करने जैसे कई अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो ये उग्र आंदोलन करने की बात भी कह रहे हैं। छाता लेने का हमारा मेन कारण यह है कि कल जब हमारा हड़ताल हमने चालू किया, हमने अपने अधिकारियों के लड़ना चालू किया, जब हमने टेंट लगाया, यहाँ पे कुर्सियाँ लगाई, तो सरकार उसका दमन करना चालू कर दिया और सरकार ने हमारा पुलिस के माध्यम से टेंट उखाड़ा और हमारी कुर्सियाँ तोड़ दी और सब लेकर यहाँ से चले गए। तब हमने यहाँ पर जो छाता लिया हुआ वो धूप के लिए नहीं लिया है, हमने उस सरकार का विरोध करने के लिए लिया है कि यदि आप हमको टेंट नहीं दोगे तो आप हम छाता लगाकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और अपने अधिकार के लिए पूरे आंदोलन के साथ लड़ाई लड़ेंगे। क्या विशेष मांग है और मांग अगर पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे आगे आप? हमारी जो मेन मांग है वो कहते हुए भी हम सबको शर्म आती है कि हम अपने मेहनताना के लिए लड़ रहे हैं कि हम प्रतिदिन जो अपनी मेहनत करते हैं नगरीय निकायों के लिए, 184 नगरीय निकाय जो हमारे कर्मचारी हैं अपने सुबह से शाम तक नौकरी कर रहे हैं, उसके लिए प्रतिमाह हमको वेतन मिले, हम इसकी बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और सबसे प्रमुख मांग हमारी यही है, हमको देखा जा रहा है कि 3-3 महीने से किसी नगरीय निकाय को तनख्वाह नहीं मिली हुई है, नगर निगम में 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली हुई है। कभी होता है कि दिवाली में कुछ पैसे दे देंगे, 1-2 महीने की तनख्वाह दे देंगे, 3-3 महीने की तनख्वाह बची रहती है। उस सब के विरोध के लिए हम यहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन करना अभी जा रहे हैं। यदि हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तो हमको प्रति माह जहाँ पे नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के हर नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका से हमारे कर्मचारी साथी आए हुए हैं। पहले दिन शासन ने ये बोला कि आपको हड़ताल की अनुमति नहीं है और जो टेंट यहाँ पे लगा हुआ था, वो कुर्सी लगा हुआ था, उसको उठवा दिया। तो अब हमारे पास कोई चारा नहीं था। हम लोग कई बार शासन के समक्ष निवेदन कर चुके हैं कि हमें वेतन दे दीजिए, हमें अनुकंपा नियुक्ति दे दीजिए, हमें ओल्ड पेंशन दे दीजिए। लेकिन कई समिति बनी और उसके बाद भी किसी प्रकार से लागू नहीं हुआ है। हमारे कई कर्मचारी तो ऐसे हैं जिनको 3-3 महीने तनख्वाह नहीं मिलती है। तो अब हम लोग मजबूर हो गए हैं कि हम लोग आंदोलन करें। कल टेंट उखड़ गया तो आज हमारे पास और कुछ चारा नहीं था, तो हम लोग छतरी लेकर के बैठे हैं। और कहीं ना कहीं कल जो दमनकारी नीति अपनाई गई है उससे कर्मचारी बहुत आक्रोशित हुए हैं। और आज आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में ये सब कोई आए हुए हैं। इसमें कोई सुकमा से आया हुआ है, कोई दंतेवाड़ा से आया हुआ है, कोई बलरामपुर से आया है, कोई जसपुर से आया हुआ है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कर्मचारियों की पीड़ा क्या है। वो सिर्फ वेतन ही तो मांग रहे हैं, उसके बाद भी शासन हमारी मांगों को पूरे नहीं कर रही है, जिस कारण प्रदेश के सभी नगरीय निकायों, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम से आदमी जो कर्मचारी हैं अपना रोष व्यक्त करने के लिए यहाँ पे आकर के बैठे हुए हैं। कई ऐसे प्रकरण भी हैं जिसमें अनुकंपा नियुक्ति, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, अर्थशासकीय हमारा नगर निगम कहलाता है, नगर पंचायत कहलाता है, उसमें कोई ख़त्म हो गया अगर कर्मचारी, उनके लोगों को अनुकंपा नियुक्ति आज 5-7 साल से नहीं दी गई है। तो उनका घर सोचिए 10,000 रुपये में चल रहा है। कहीं कोई बीमार है, कहीं किसी को पैरालिसिस हो गया है, कहीं किसी को लकवा हो गया। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। और आज तो महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोगों को बिना तनख्वाह के चलता भी नहीं है। कोई लोन भी नहीं देगा आपको, क्योंकि आपका जो सैलरी है समय पर हमेशा नहीं आता। माननीय मंत्री जी ने एक पहल की थी, अधिकारियों को निर्देश दिया था कि 1 तारीख को वेतन भुगतान करें, लेकिन उसके पश्चात भी अधिकारी क्या पता किस निद्रा में सोए हुए हैं, वो समय पर वेतन दे ही नहीं पा रहे हैं। अधिकारी कहते हैं कि हम लोगों ने 100 करोड़ रुपये जारी किया है इस बार। तो हमारा कहना यह है कि आप 100 करोड़ रुपए आखिर आप तनख्वाह दे ही रहे हो हमको, तो 1 साल का एक बार में दे दो ना भाई, कि हर महीने हमको समय पर मिल पाए। क्यों आप ऐसे पार्ट में दे रहे हो? तो हमारा बस यही मांग है, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं रहेगी हमारा हड़ताल ऐसे जारी रहेगा। इधर भिलाई प्रोफेसर विनोद शर्मा पर चर्चित हमला मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बहस की है। आपको बता दें कि श्री सिब्बल ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहस में भाग लिया। उन्होंने जांच के दौरान चैतन्य के गूगल आईडी और पासवर्ड को तलब किए जाने के औचित्य पर सवाल खड़ा किया। वरिष्ठ अधिवक्ता ने इसे निजता के अधिकार के हनन और फंडामेंटल राइट्स पर हमला बताया। आपको बता दें कि इस मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य और उनकी बहन से भी पूछताछ की गई थी। प्रोफेसर से मारपीट के मामले में फिलहाल 9 लोगों को आरोपी बनाया गया है। मामले में पुलिस ने पहले
से CDR डिटेल तलब किया था। अब इस मामले में आगामी सुनवाई 2 सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि दुर्ग पुलिस ने बीते 26 सितंबर को प्रोफेसर विनोद शर्मा से मारपीट के मामले में पूर्व सीएम के पुत्र चैतन्य बघेल से तकरीबन 4 घंटे तक लंबी पूछताछ की थी। इसके साथ ही पुलिस ने भूपेश बघेल की बेटी दीप्ति बघेल से उनके घर में तकरीबन 2.5 घंटे तक पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद पुलिस ने भूपेश बघेल के पुत्र और पुत्री का मोबाइल जब्त कर लिया था। आपको बता दें कि भिलाई स्थित खूबचंद बघेल कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर विनोद शर्मा के ऊपर बीती 19 जुलाई को कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया था। इस हमले में गंभीर रूप से घायल प्रोफेसर को इलाज के लिए राजधानी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत को देखते हुए उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली के मेदांता अस्पताल ले जाना बताया जा रहा है कि प्रोफेसर को मारने के लिए सुपारी दी गई थी। इसके लिए दूसरे राज्यों से भाड़े पर गुंडे बुलाए गए थे। मामले में पुलिस ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही मामले में फरार चल रहे तीनों आरोपियों शिवम मिश्रा, धीरज वस्त्राकर और प्रवीण शर्मा पर दुर्ग पुलिस ने 10-10 हजार रुपए की इनाम की घोषणा भी की है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर भी जारी किया है। बिलासपुर जिले के 57 आरक्षकों को पदोन्नति दी गई है। उन्हें अब हेड कांस्टेबल बना दिया गया है। आपको बता दें कि एसपी कार्यालय में पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने लाल रिबन लगाकर उन्हें पदोन्नति दी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि पदोन्नति कांस्टेबल के खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण या बड़ी विभागीय जांच लंबित पाई जाती है तो उन्हें पदोन्नति निरस्त भी कर दी जाएगी। कर्मचारियों का इंडक्शन कोर्स भी शामिल होना जरूरी है। इधर सभी आरक्षकों को लाल रिबन लगाकर एसपी ने कहा कि वे अपने पद और वर्दी की मर्यादा बनाए रखेंगे। उनसे ऐसी अपेक्षा की जाती है। इस अवसर पर एसपी कार्यालय में एडिशनल एसपी अर्चना झा, उदयन बिहार, सीएसपी सिद्धार्थ बघेल, RI भूपेंद्र गुप्ता सहित बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। जो हमारे यहाँ रिक्तियाँ हैं करीब 57, तो उसमें हम लोगों ने इनका आरक्षक और से प्रधान आरक्षक की पदोन्नति परीक्षा हुई थी और फिर इन लोगों ने अभी ट्रेनिंग लिया है मैन पार्ट में और इसके बाद उनको कल पदोन्नत किया गया है प्रधान आरक्षक के पद पर। मैं सभी हमारे इन पदोन्नत कर्मचारियों को शुभकामनाएं देता हूं, उनके बेहतर भविष्य की कामना करता हूं और वो सुखद अपना आगे की नौकरी करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक और लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. बलौदा बाजार वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम, सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने चांदी एवं हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। राजद्रोह, ब्लैकमेलिंग और आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे आईपीएस जीपी सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज तीनों मामले की एफआईआर को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रमेश अग्रवाल की बेंच ने जीपी सिंह की याचिका पर फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि जीपी सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ सभी मामलों को रद्द करने की मांग की थी। अपनी याचिका में उन्होंने कहा था कि तत्कालीन सरकार ने उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया था। उनके खिलाफ किसी भी मामले में कोई भी साक्ष्य नहीं है। कोर्ट ने भी माना है कि उनके खिलाफ आईपीएस को परेशान करने के झूठे मामले में फंसाया गया है। उनके खिलाफ किसी भी मामले में कोई ठोस सबूत नहीं है। लिहाजा सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को रद्द कर दिया है। जीपी सिंह जी के मामले आज लगे थे हाईकोर्ट में क्वेश्चनिंग के लिए,
तो जो 3 FIR रजिस्टर्ड हुई उसमें हाई कोर्ट ने तीनों मामलों को क्वैश कर दिया और कोर्ट ने कहा है कि ये दुर्भावना पूर्ण तरीके से उनके खिलाफ रजिस्टर्ड की गई है उन्हें परेशान करने के लिए। तो ये काफ़ी बड़ी राहत मिली है। GP सिंह जो कि फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे। वार्ड 19 के पार्षद का आरोप लगाते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर निशाना साधते हुए उन पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया है। कस्तूरबा नगर वार्ड क्रमांक 19 के वर्तमान कांग्रेस पार्षद भरत कश्यप ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए कहा कि वे वर्तमान में कस्तूरबा नगर वार्ड 19 में पार्षद के रूप में कार्यरत हैं और अपने वार्डों में होने वाली तमाम समस्याओं सहित विभिन्न आयोजनों पर वार्ड वासियों सहित जनप्रतिनिधियों को वे अवगत कराते रहते हैं। लेकिन बीते दिनों पूर्व बीजेपी के पार्षद व मंडल अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं द्वारा उनके वार्ड में गार्डन कायाकल्प एवं सौंदर्यीकरण के लिए विभिन्न स्थानों पर भूमि पूजन किया गया, जिसकी सूचना उन्हें नहीं मिली और न ही किसी प्रकार का निमंत्रण दिया गया। इस तरह वर्तमान पार्षद के होते हुए भी भूमि पूजन करना दुर्व्यवहार से कम नहीं है। वहीं नाराज पार्षद भरत कश्यप ने इस तरह की पुनरावृत्ति न हो इसे लेकर उच्च अधिकारियों से शिकायत करने की बात भी कही है। वार्ड क्रमांक 19 कस्तूरबा नगर में मेरे द्वारा वार्ड के कुछ उद्यानों के लिए उन्नयन कार्य हेतु कुछ राशि स्वीकृत कराया गया है, जिसका भूमि पूजन विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जानबूझकर अपमानित करने की दृष्टि से किया गया है। यह असंवैधानिक है। नहीं, इसकी जानकारी न वार्ड के वासियों को है, न जनप्रतिनिधियों को है, न महापौर जी को है, न वार्ड के पार्षद मुझे है। ये लोग दायरे में रहकर अपने कार्यकर्ता लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी से जो भी करके जुड़े हुए हैं, मंडल अध्यक्ष भी इसमें आए हुए हैं। नगर विधायक जी को भी नहीं पूछे है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नगर विधायक जी भी रहते तो अच्छा लगता, कम से कम वो जनप्रतिनिधि हमारे शहर के विधायक हैं तो वो रहते, या महापौर जी रहते, या उस वार्ड के पार्षद मैं स्वयं हूँ तो मैं रहता, तो और या उस मोहल्ले के जो जिनके लिए हमने कार्य लाया है वहाँ के सीनियर सिटीजन या वार्ड के नागरिक रहते तो भूमि पूजन होता तो बहुत अच्छा लगता। वार्ड में उन्नयन गार्डनों का उन्नयन कार्य, 3-4 गार्डन का उन्नयन कार्य हेतु लगभग 7-8 लाख रुपए का सैंक्शन कराया गया है DMF मद से। इसी का भूमि पूजन होना था, लेकिन इनके द्वारा दायरे में रखकर खुद ही जाकर के अपना भूमि पूजन किए। तो मैं इसमें क्या हस्तक्षेप कर सकता हूँ? ये तो इनकी संस्कार बता रहा है इन लोगों का कि किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। तो आम जनता भी देख रही है कि कौन काम करता है, कौन हमारे वार्ड के जनप्रतिनिधि है, किसके द्वारा ये पैसा लाया गया है। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले की पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने क्राइम मीटिंग लेकर थानों में लंबित अपराधों, शिकायतों, मर्ग जांच, गुम इंसान प्रतिबंधात्मक और विशेष अधिनियम की कार्यवाहियों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने जिले के राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों की मीटिंग लेकर कड़े शब्दों में कहा कि वे अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह नकेल कसे। इस संबंध में आम जनता से किसी प्रकार की शिकायत पाए जाने पर थाना प्रभारियों को जिम्मेदार मानते हुए उन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। बिलासपुर जिले के 11 कुख्यात आदतन अपराधियों पर जिला बतर की कार्यवाही की गई है। पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने जन सुरक्षा अधिनियम के तहत 4 अपराधियों जिन्हें मृत्युंजय सिंह, आसिफ खान, गदर उर्फ मानस मिश्राम और बाबू अंडा को जिला बदर किया गया है। इससे पहले भी 7 अपराधियों का जिला बदर किया जा चुका है। इस तरह हाल ही में एसपी ने 11 अपराधियों को जिला बदर कर दिया है। इन सभी को बिलासपुर के अलावा जांजगीर चांपा, मुंगेली, गौरेला पिंडरा, मरवाही, बलौदा बाजार की सीमा से 6 माह के लिए बाहर रहने की सख्त हिदायत दी गई है। गुरु नानक देव जी की 555वें प्रकाश वर्ष के उपलक्ष्य में बुधवार की संध्या एक भव्य नगर कीर्तन जुलूस निकाला गया। ये शोभा यात्रा दयाल बंद श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा से शुरू होकर गांधी चौक, गोल बाजार होते हुए सेंट्रल गुरुद्वारा गोड़पारा तक पहुंची। इस दौरान श्रद्धालु गुरु ग्रंथ साहिब से सुसज्जित वाहन के समक्ष मत्था टेकते हुए श्रद्धा प्रकट करते नजर आए। 5 प्यारों की अगुवाई में निकली इस शोभा यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। वहीं आतिशबाजी के साथ फूल मालाओं और फूलों से शोभा यात्रा का जगह जगह सिख समाज के लोगों ने स्वागत किया।
प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का 555वां गुरुपूरब गुरु पर्व आज बहुत धूमधाम से बिलासपुर शहर में मनाया जा रहा है, जिसके लिए आज गुरुद्वारा दयालबंद से लेके गुरुद्वारा गोंडपारा तक के लिए विशाल नगर कीर्तन निकाला जा रहा है, जिसमें ननकाना साहिब जो कि अभी पाकिस्तान में है उसकी झांकी यहाँ पे प्रदर्शित की जा रही है और भी भजन मंडली और गतका टीम आदि नगर कीर्तन में विशेष रूप से उसका आकर्षण का केंद्र बिंदु। धन्यवाद। देखिए, श्री गुरु नानक देव जी का जब प्रकट हुए इस धरती पर तो उन्होंने बहुत सी कुरीतियों का, बहुत सी कुरीतियाँ जो समाज के अंदर फैली हुई थी, ऊंच नीच, जात पात और भी जितनी कुरीतियाँ थी उनको दूर करके उनका प्रकाश किया। इसलिए हम कहते हैं मिट्टी धुंध जब चानन हुआ सतगुरु नानक प्रगट्या। सतगुरु नानक इसीलिए प्रकट हुए और उन्हीं का हम इस बार 555वां गुरुपूरब दिवस हम भारी धूमधाम से पूरी सिख संगत और पूरी गुरु नानक लेवा संगत धूमधाम से मना रही है, जो कि परसों 15 तारीख को गुणपारा गुरुद्वारा में मनाया जाएगा। उसी उपलक्ष्य में नगर कीर्तन आज दयालबंद गुरुद्वारा से लेकर गुणपारा गुरुद्वारा तक निकाला जा रहा है और इसमें काफ़ी चीज़ों का तालमेल किया गया है, जिसमें भजन मंडली और भजन करते हुए परमात्मा के गीत गाते हुए सब जा रहे हैं और इसमें एकता का संदेश और सफाई स्वच्छता का भी संदेश इस माध्यम से दिया जा रहा है। श्री गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व की खुशी पे यह नगर कीर्तन गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा दयालबंद से सेंट्रल गुरुद्वारा गोंडपारा तक एक बहुत ही भव्य तरीके से निकाला जा रहा है नगर कीर्तन। इस नगर कीर्तन में ननकाना साहब जो कि पाकिस्तान में स्थित है, जहाँ से गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है, उस गुरुद्वारे का मॉडल के रूप में गुरु ग्रंथ साहब जी को यहाँ इस नगर कीर्तन में प्रकाशमान किया गया है। और इस नगर कीर्तन में बच्चों के द्वारा गतका का प्रदर्शन, घोड़ी बग्गी एवं अन्य सभी प्रकार से जो नगर कीर्तन की गरिमा बढ़ा सके वो सब का इंतजाम किया गया है और इसमें बिलासपुर की संगत का बहुत ही सहयोग मिल रहा है। संपूर्ण कार्यक्रम सेंट्रल गुरुद्वारा गोंडपारा में संपन्न होगा। तो ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।